मैं दर्शन दुआ, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, द्वितीय सत्र के आज पाठ्यक्रम के अनुसार हम बलबन की रक्त एवं लौ की नीति के बारे में पढ़ेंगे। बलबन भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नासरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन राज सिंहासन पर बैठा। उसने 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक राज्य किया। इन 20 वर्षों में उसने ऐसे महान कार्य किए जो किसी अन्य दास वंश के सुल्तान ने नहीं किए। इसलिए उसे दास वंश का तथा 13वीं शताब्दी का सबसे महान तुर्क सुल्तान माना जाता है। जब बलबन राजगद्दी पर बैठा उस समय साम्राज्य की अवस्था संतोषजनक नहीं थी। इल्तुतमिश की मृत्यु से लेकर इस समय तक के सभी तुर्क शासक कमज़ोर तथा अयोग्य थे। इसलिए साम्राज्य के विभिन्न भागों में अशांति तथा अव्यवस्था फैल गई थी। राज्य की शक्ति का भय सभी लोगों के हृदय से जाता रहा। सरदार तथा सूबेदार षड्यंत्र रचने में लगे हुए थे और अपने आप को स्वतंत्र करने के प्रयास में विद्रोही हो गए थे। मेवात की यानी मेव जाति के उपद्रवों से साम्राज्य के लिए खतरे का साधन बन गए थे। साम्राज्य के विभिन्न भागों में अपराधियों की और डाकुओं तथा विद्रोहियों की भरमार थी। इन सब कठिनाइयों के अतिरिक्त बलबन तुर्क सरदारों का सहयोग प्राप्त न कर सका। वह स्वयं चालीसा का सदस्य रह चुका था तथा तुर्क सरदार ये सहन नहीं कर सकते थे कि उनके मंडल का ही एक सदस्य उन पर शासन करे। परंतु बलबन एक बहुत ही साहसी तथा योग्य शासक था। उसने साम्राज्य के दुश्मनों का नाश करने के लिए तथा साम्राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए बहुत कठोर नीति अपनाई, जिसको रक्त और लौ नीति के नाम से जाना जाता है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी इसे कहा जाता है। इस नीति के अनुसार उसने असाधारण साहस तथा उत्साह से अपने शत्रुओं का दमन किया और उनके रक्त की नदियां बहा दी। उसकी नीति पूर्णतः सफल सिद्ध हुई। इसके परिणाम स्वरूप उसने साम्राज्य को आंतरिक तथा बाहरी खतरों से सुरक्षित किया तथा इसे सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बना दिया। इसलिए आज हम बलबन की लौ और रक्त नीति के बारे में पढ़ेंगे। बलबन ने अपनी लौ और रक्त नीति के आधार पर किस प्रकार एक एक करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान किया, वो कौन सी समस्याएं थी, उनके बारे में अब हम संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कि किस प्रकार बलबन ने मेवातियों का दमन किया। दिल्ली के दक्षिण प्रदेश में निवास करने वाले मेव अथवा मेवाती बड़े ही निडर तथा उपद्रवी थे। बलबन ने नासरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मंत्री के रूप में 12,000 मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया था, परंतु फिर भी उनकी शक्ति समाप्त नहीं हुई थी।
वे अब भी दिन दहाड़े दिल्ली के लोगों को लूट लेते थे और आसपास के गांव नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। वे अपना इतना आतंक मचाते थे, उनका साहस इतना बढ़ गया था कि वे रात के समय राजधानी में घुस आते और लूटपाट करके भाग जाते थे। उनके भय के कारण राजधानी का पश्चिमी द्वार सायंकाल की प्रार्थना के तुरंत पश्चात बंद कर दिया जाता था। बलबन ने मेवातियों का दमन करने के लिए एक विशाल सेना सहित उनके विरुद्ध कूच किया। बहुत बड़ी संख्या में मेवातियों का वध कर दिया गया। उनके प्रदेश के जंगल जहाँ वो प्राय शरण लेते थे वो भी साफ करवा दिए गए और कई स्थानों पर सैनिकों की चौकियां कायम की। इस प्रकार बलबन ने मेवातियों की शक्ति का दमन किया और राजधानी को उनके खतरे से सुरक्षित करवाया गया। दूसरा है दोआब के डाकुओं का दमन। दोआब के प्रदेश में डाकुओं ने बहुत गड़बड़ मचा दी थी। भोजपुर, पटियाला तथा कंपिल उनके गढ़ थे और वह सड़कों पर आते जाते यात्रियों तथा व्यापारियों को लूट लेते थे। उनके डाकों के कारण दिल्ली से बंगाल तक का मार्ग असुरक्षित हो गया। बलबन ने इन डाकुओं का दमन करने के लिए उनके विरुद्ध चढ़ाई की और उनके संबंध में भी रक्त और लौ नीति को अपनाया। हजारों की संख्या में इन डाकुओं तथा उनकी स्त्रियों और बच्चों का कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार दोआब क्षेत्र में पूर्ण शांति तथा सुरक्षा स्थापित की गई। बर्नी ने, जो कि स्वयं दोआब का रहने वाला था, लगभग 60 वर्ष पश्चात लिखा कि पिछले 60 वर्षों से सड़कें डाकुओं के खतरे से सुरक्षित हैं। अर्थात इसका इन सुरक्षित सड़कों का श्रेय बलबन को जाता है कि किस प्रकार उसने अपनी रक्त और लौ नीति के तहत इन डाकुओं का सफाया किया। अब आता है कटेहर के विद्रोही हिंदुओं का दमन। जब बलबन दोआब के डाकुओं के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा था तो कटेहर के हिंदुओं ने भी विद्रोह खड़ा कर दिया। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि बदायूं तथा संभल के शासक भी उन्हें दबाने में असफल हुए। दोआब के डाकुओं को दंड देने के पश्चात बलबन ने स्वयं कटेहर की ओर कूच किया और उसने विद्रोहियों को वहां बुरी तरह पराजित किया और उन पर घोर अत्याचार किए। कहा जाता है कि उसने 8 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। विद्रोहियों के रक्त की नदियां बहने लगी और उस प्रदेश के प्रत्येक गांव के पास लाशों के ढेर लग गए। कटेहर के विद्रोही हिंदुओं का दमन करने के पश्चात बलबन ने बंगाल के विद्रोहियों का दमन करने का निर्णय लिया। बंगाल में राजधानी से दूर होने के कारण प्राय विद्रोह होता ही रहता था। बलबन के समय भी वहाँ के शासक तुगरिल खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। बलबन ने उसका दमन करने के लिए अमीर खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी, परंतु अमीर खां पराजित होकर अवध लौट आया। सुल्तान को उसकी कायरता पर बहुत क्रोध आया
और बलबन ने उसका वध करवा दिया। इसके पश्चात बंगाल को एक और सेना भेजी गई, परंतु तुगरिल खान को पराजित न किया जा सका। अब बलबन ने स्वयं एक विशाल सेना सहित बंगाल की तरफ कूच किया। वह बिना किसी कठिनाई के बंगाल की राजधानी लखनौती में जा पहुंचा। तुगरिल खां सुल्तान के आने का समाचार पाकर पहले ही भाग निकला था। सुल्तान ने उसका पीछा करने के लिए अपने सैनिक भेजे। अंत में तुगरिल खां को पकड़ लिया गया और उसका वध कर दिया गया। तुगरिल खां के सभी संबंधियों, सरदारों तथा मित्रों को लखनौती की सड़कों पर सबके सामने फांसी दे दी गई। बर्नी इतिहासकार लिखता है कि ऐसा दंड जो लखनौती में दिया गया, दिल्ली में कभी भी नहीं सुना गया था और न ही समस्त हिंदुस्तान में किसी को और कोई ऐसी घटना याद थी। इसका अर्थ ये है कि बंगाल में बहुत ही अत्याचार किए गए। दिल्ली को लौटने से पहले बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का शासक नियुक्त किया और अपने पुत्र को भी चेतावनी दी कि यदि उसने कुछ लोगों द्वारा उकसाए जाने पर विद्रोह करने का यत्न किया तो उसका भी वही हाल किया जाएगा जो कि तुगरिल खां का किया गया है। इस प्रकार बंगाल के विद्रोहियों का भी बलबन ने अपनी रक्त और लौ की नीति से दमन किया। इसके पश्चात बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से भी अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान की। बलबन ने सुल्तान बनने से पहले भी मंगोलों को पराजित किया था, परंतु उन्हें 2 बार हराकर भी उनकी शक्ति को समाप्त करना असंभव था, क्योंकि मंगोल अति बलवान तथा साहसी आक्रमणकारी थे और उनके ऐतिहासिक युग में मंगोलों के आक्रमण की तुलना में कोई आक्रमणकारी इतने भयानक नहीं हुए अथवा उनका इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि मंगोलों के आक्रमण का भारत पर पड़ रहा था। बलबन के शासनकाल में ही साम्राज्य को सदा उनके आक्रमणों का खतरा रहता था। सुल्तान ने एक चतुर राजनीतिज्ञ की भांति साम्राज्य को उनके भयानक आक्रमणों से सुरक्षित करने के लिए अपनी रक्त और लौ की नीति को अपनाया और उसने कुछ ऐसी कार्रवाई की ताकि आने वाले समय में मंगोलों के आक्रमण को रोका जा सके। सुल्तान ने दूर दूर के प्रदेशों को विजय प्राप्त करने का विचार छोड़ दिया और स्वयं दिल्ली में रहने का निश्चय किया ताकि मंगोलों के आक्रमण को वो उत्तर पश्चिम सीमा से रोक सके और उन पर पूरी निगरानी रख सके। दूसरा, उसने मुल्तान, समाना और दीपालपुर आदि प्रदेशों को सीमा प्रांत घोषित कर दिया गया और इन सीमा प्रांत प्रदेशों पर जितने भी पुराने किले थे उनकी मुरम्मत करवाई गई और बहुत सारे नए किलों का निर्माण करवाया गया और इन सब किलों में शक्तिशाली सैनिकों की चौकियां स्थापित की गई ताकि आवश्यकता के समय मंगोलों के उपद्रव को दबाया जा सके। सीमा प्रांत के शासन प्रबंध के लिए भी सुल्तान ने अपने वीर तथा योग्य संबंधियों को नियुक्त किया। 1270 ईस्वी तक सुल्तान का
चचेरा भाई शेर खां इस प्रांत का शासक रहा। बाद में बलबन ने अपने पुत्रों मोहम्मद तथा बुगरा खां को इस प्रांत का शासक नियुक्त किया ताकि मंगोलों के आक्रमण से राजधानी को सुरक्षित रखा जाए। सेना में भी बलबन ने काफ़ी सुधार किया। जो सैनिक वृद्ध हो चुके थे, जो युद्ध करने में असमर्थ हो गए थे, उन्हें सेना से निकाल दिया गया और उनके स्थान पर युवक तथा योग्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया। सैनिकों को लड़ने के कार्य की शिक्षा भी दी गई। बहुत अधिक संख्या में अच्छे शस्त्र बनवाए गए। इस प्रकार मंगोलों का सफलतापूर्वक विरोध करने के लिए एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया गया। बलबन ने इन सभी कार्यों के परिणाम स्वरूप कई वर्षों तक साम्राज्य के उत्तर पश्चिम की ओर से मंगोलों के आक्रमण से शांति तथा सुरक्षा रही। परंतु 1279 ईस्वी में जब मंगोलों ने भारत पर फिर आक्रमण करने का साहस किया तो उन्हें बुरी तरह से परास्त करके भगा दिया गया। 1285 ईस्वी में मंगोलों ने समार के नेतृत्व में फिर आक्रमण किया। बलबन के पुत्र मोहम्मद ने, जो उस समय सीमा प्रांत का शासक था, आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया, परंतु वह मंगोलों से पराजित हुआ और मारा गया। बलबन को अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का इतना शोक हुआ कि 1286 ईस्वी में इस शोक में बलबन का स्वयं का देहांत हो गया। मंगोलों से निपटने के उपरांत बलबन ने चालीसा की शक्ति का अंत करने का निश्चय किया। बलबन की एक और महत्वपूर्ण सफलता ये मानी जाती है कि उसने चालीसा की शक्ति को नष्ट कर दिया। इल्तुतमिश की मृत्यु के समय से चालीसा के तुर्की सरदारों का साम्राज्य में काफ़ी रुतबा था और उनकी शक्ति भी काफ़ी बढ़ गई थी और उन्होंने समस्त साम्राज्य में गड़बड़ मचा दी थी। बलबन ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया कि चालीसा की शक्ति का दमन किए बिना उसके साम्राज्य में शांति तथा सुरक्षा स्थापित नहीं हो सकती। अतः उसने इन तुर्की सरदारों की शक्ति को कम करने के लिए उपाय किए, और जिसमें पहला उपाय तो ये था कि उसने चालीसा की शक्ति को कम करने के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदों पर से उनको हटाकर उनकी अपेक्षा छोटे दर्जे के अमीरों को नियुक्त किया। दूसरा, उसने छोटे छोटे अपराध करने पर भी चालीसा के सरदारों को कठोर दंड दिए। उदाहरण के लिए बदायूं के शासक मलिक बकबक को अपने एक दास की हत्या के अपराध में बलबन ने इतना पिटवाया कि मलिक बकबक की मृत्यु हो गई। शेर खां शकर को, जो कि सुल्तान का चचेरा भाई था और चालीसा का एक योग्य सदस्य था, बिना किसी अपराध के उसे विष देकर मरवा दिया गया। तीसरा, उसने जितने भी वृद्ध सरदार थे उनकी जगीरें छीन ली और उन्हें शक्तिहीन कर दिया। इसके साथ ही बलबन ने तुर्की सरदारों के आपसी वैवाहिक संबंध भी बंद करवा दिए। इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप बलबन ने चालीसा की शक्ति को काफ़ी कम करवा दिया, क्योंकि चालीसा का साम्राज्य पर काफ़ी प्रभाव था और वह सुल्तान के अधिकारों में भी रोक बने हुए थे। इसलिए बलबन उनकी शक्ति का अंत करना चाहता था और उसने
उनकी शक्ति का अंत करने के लिए कई कार्य किए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बलबन ने एक एक करके अपनी समस्त समस्याओं का समाधान किया और अपने शासन व्यवस्था को भी कुशल बनाने के काफ़ी प्रयास किए। बलबन ने कुशल तथा सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना की। मंगोलों के आक्रमण के भय के कारण वह प्रजा की भलाई की ओर का कोई ध्यान नहीं दे सका। उसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य में शांति तथा व्यवस्था स्थापित करना था और इस उद्देश्य में उसे पूर्णतः सफलता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बलबन दिल्ली सल्तनत के महान शासकों में एक था और उसने दिल्ली को एक प्रतिष्ठित पद प्रदान किया और उसकी जो रक्त और लौह की नीति थी उसके कारण उसने अपनी साम्राज्य में शांति व्यवस्था कायम की और उसने एक शक्तिशाली सेना बनाकर विद्रोहियों को कठोर दंड देकर कुशल न्याय व्यवस्था का गठन किया। मंगोलों के आक्रमण से सल्तनत की रक्षा की। लौह एवं तलवार की नीति अपनाकर बलबन ने अपनी राजधानी और अपने साम्राज्य को एक सुरक्षित व्यवस्था प्रदान की। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सदैव उसका नाम उच्च स्थान पर आता रहेगा। बलबन ने चाहे हिंदुओं के प्रति कठोर नीति को अपनाया और उन पर अत्याचार किए, जो कि उसकी शासन नीति का एक दोष था, परंतु इन दोषों के बावजूद भी बलबन का मध्यकालीन इतिहास में विशेष महत्व है। उसे दिल्ली सल्तनत को संगठित करने में महत्वपूर्ण उसका योगदान माना जाता है। धन्यवाद।